हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि औद्योगिक अभियंत्रण के चैप्टर 2 में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, जो चैप्टर 2 है उसका जो टाइटल है आप देख पा रहे हैं, वर्क स्टडी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्य अध्ययन। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बता देता हूं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर 2 है, इसके आधार पर इसी का जो पार्ट है वो चैप्टर 3, 4 और 5 में है। तो आपको ये यदि वर्क स्टडी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो जो चैप्टर 3, 4 और 5 हैं, जो कि वर्क स्टडी के अंतर्गत ही आते हैं टॉपिक्स और उनको अलग अलग चैप्टर्स में रखा गया है, तो उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट यानी शुरुआत से जो शब्द हैं उनका अर्थ समझते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप एक कॉपी यानी नोटबुक जरूर रख लीजिए और जो भी मैं आपसे बता रहा हूं उन पॉइंट्स को और उन टॉपिक्स को आप नोट करते चलिए, जिससे आपके साथ ही साथ में नोट्स भी तैयार होते जाएं और ये परीक्षा के समय आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में आगे के लिए भी आपके जो फर्दर आप स्टडी करेंगे या इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे तो वहाँ भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस सामने देख पा रहे हैं, वर्क स्टडी, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ वर्क स्टडी, फैक्टर्स फॉर selection of work study job, uses and limitations of work study, interrelation between method study and work measurement, human aspects of work study, role of work study in improving productivity। ये सिलेबस में निर्धारित है BT-UP के अकॉर्डिंग, जो आपका NSQF का लेटेस्ट सिलेबस है उसमें। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो कार्य अध्ययन की परिभाषा जो कि सिलेबस में दिया है, यानी डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी। तो सिंपल सा है, कार्य करने की सर्वोत्तम विधि तथा मानक समय ज्ञात करने के उद्देश्य से किसी कार्य का विश्लेषण करना ही कार्य अध्ययन कहलाता है। यानी कोई भी कार्य है तो वो कार्य करने की सर्वोत्तम विधि तथा मानक समय, यानी उस कार्य को करने का जो मानक समय है उसको ज्ञात करने के उद्देश्य से किसी कार्य का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना ही कार्य अध्ययन या वर्क स्टडी कहलाता है। अब बच्चों नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, कार्य अध्ययन की तकनीकें यानी टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। तो कार्य अध्ययन की दो प्रमुख तकनीकें हैं, इसी कार्य अध्ययन के अंतर्गत आता है कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी, और दूसरा कहलाता है कार्य मापन यानी कि वर्क मेजरमेंट। इन दोनों को बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। इन्हीं दोनों के आधार पर नेक्स्ट दो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो कार्य विधि अध्ययन, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कार्य करने की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना ही कार्य विधि अध्ययन कहलाता है या मेथड स्टडी कहलाता है। और वर्क मेजरमेंट मतलब कार्य करने में समय कितना लग रहा है उसको मापना, तो वो कैसे मापेंगे, टाइम के रूप में, तो वही कहलाता है कार्य का मापन यानी मानक समय ज्ञात करना कार्य करने का कार्य मापन कहलाता है। ये आप डायग्राम जरूर याद रख लेना है, इसको अच्छे से देख लीजिए। वही जो मैंने बताया है ये डायग्राम हमेशा आपके काम आने वाला है, इसको जरूर कॉपी में बना लीजिए। वर्क स्टडी यानी कार्य अध्ययन, इसके दो ब्रांच हैं या दो टेक्निक्स हैं, एक कहलाता है मेथड स्टडी, हिंदी में कहते हैं कार्य विधि अध्ययन, और दूसरा कहलाता है वर्क मेजरमेंट यानी कि कहलाता है कार्य मापन। तो मेथड स्टडी से ही रिलेटेड है, आगे हम पढ़ेंगे एक चैप्टर इस पर है मोशन स्टडी यानी कि गति अध्ययन, और वर्क मेजरमेंट के ही एक आता है रिलेटेड टाइम स्टडी यानी कि समय अध्ययन, या कई बार हम वर्क मेजरमेंट को ही हम टाइम स्टडी या समय अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो ये डायग्राम है वो बहुत जरूरी है, इसको कॉपी में आपको जरूर बना लेना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको बना लीजिए और इसको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं, कार्य अध्ययन का जो स्कोप है या कार्य क्षेत्र क्या है। तो कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी का जो स्कोप है या कार्य क्षेत्र है, इसके जो 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं जिन पर इसके जो कार्य अध्ययन के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो इसका जो 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र या फिर कहना चाहिए कि स्कोप है, वो हम पहले आपको मैंने जो डायग्राम अभी बताया उसमें हम पढ़ चुके हैं। पहला कार्य विधि अध्ययन यानी कि मेथड स्टडी, दूसरा है कार्य मापन यानी कि वर्क मेजरमेंट, तीसरा है गति अध्ययन यानी कि मोशन स्टडी, और चौथा है समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी। जो कि अभी मैंने आपको ऊपर चित्र बताया था, वो चित्र में ही जो 4 चीज़ें लिखी हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं, वही उसका स्कोप या कार्य क्षेत्र है वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन का। तो पहला हमने पढ़ ही लिया है कार्य विधि अध्ययन, मैंने अभी आपको बताया था। मेथड स्टडी क्या है, नाम से देखिए, तो कार्य विधि अध्ययन यानी किसी कार्य को करने की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना ही कार्य विधि अध्ययन
अध्ययन कहलाता है। तो कार्य करने की कई विधियां हो सकती हैं, उनमें से हम सर्वोत्तम विधि ज्ञात करें, फिर उस विधि को विकसित करके हम लागू करना ही इस कार्य विधि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि ज्ञात की जाती है, फिर उसको विकसित किया जाता है और फिर उसको किसी इंडस्ट्री में लागू किया जाता है। यही कार्य विधि अध्ययन की पूरी प्रोसेस है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है कार्य मापन। मैंने अभी आपको बताया था वर्क मेजरमेंट, यानी किसी कार्य को करने के समय का मापन करके, नाम से कार्य का मापन है, किसी कार्य को करने के समय का मापन करके मानक समय ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कार्य मापन या फिर वर्क मेजरमेंट। इसको भी हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है आपका गति अध्ययन यानी कि मोशन स्टडी। ये क्या है? किसी उद्योग में हो रही विभिन्न गतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अनावश्यक गतियों को दूर करना ही गति अध्ययन कहलाता है। यानी मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं? गतियों का, हो सकता है जो श्रमिक हैं वो जो उनके हाथों की गतियां हैं, पैरों की गतियां, उनका अध्ययन करके ये बताया जाए कि ये जो आप अनावश्यक गति कर रहे हैं इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसको हमको दूर करना है। या अन्य भी कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कोई भी ऐसी गति है जो अनावश्यक है, तो वो पहले हम पूरा अध्ययन करते हैं उन गतियों का और फिर देखते हैं कि कौन सी ऐसी गति है जो अनावश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हम दूर कर देते हैं। यही गति अध्ययन या मोशन स्टडी का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो किसी उद्योग में हो रही विभिन्न गतिविधियों, जो विभिन्न गतियों का वैज्ञानिक हम विश्लेषण करके यदि अनावश्यक गतियों को दूर कर देते हैं तो वो कहलाता है गति अध्ययन। अगला है बच्चों समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करना ही समय अध्ययन कहलाता है। समय अध्ययन नाम से ही पता चल रहा है क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करना कहलाता है समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं? किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करते हैं या फिर हम उसको ज्ञात करते हैं। अब ये टॉपिक है जो सिलेबस में आपके कार्य अध्ययन या वर्क स्टडी जॉब चयन के घटक यानी फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब, यानी ये इसमें ये कहना हेडिंग में चाह रहा है कि वर्क स्टडी को हमको उसको जॉब हमको सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। यानी फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब, वर्क स्टडी के लिए हम एक जॉब को, किस कारक को हम या जॉब को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से कारक या घटक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो ये 3 कारक या घटक हैं। तो निम्नांकित कारकों को ध्यान में रखकर ही कार्य विधि अध्ययन हेतु किसी कार्य का चयन किया जाता है या कार्य अध्ययन हेतु कार्य का चयन किया जाता है। पहला होता है बच्चों आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा होता है तकनीकी कारक यानी टेक्निकल फैक्टर्स, और तीसरा होता है मानवीय कारक यानी कि ह्यूमन फैक्टर्स। यहाँ आप देखिए कार्य विधि अध्ययन लिख गया, यहाँ कार्य अध्ययन आप इसको कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं फैक्टर्स में, तो यहाँ विधि हटा दीजिए, कार्य अध्ययन हेतु का चयन किया जाता है। तो 3 कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स, तकनीकी कारक यानी कि टेक्निकल फैक्टर्स, और मानवीय कारक यानी ह्यूमन फैक्टर्स। तो अब बात आती है आर्थिक कारक की यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स की, मतलब पैसे से संबंधित या धन से संबंधित। आर्थिक जहां या इकोनॉमिक की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, इसका मतलब धन या पैसे की बात की जा रही है। तो आर्थिक कारक है तो ऐसे कारक कार्य का चयन वर्क स्टडी हेतु करना चाहिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, यानी पैसे की दृष्टि से, धन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, उसका चयन हमेशा करना चाहिए जॉब के रूप में, वर्क स्टडी के रूप में उस जॉब का चयन हमको करना चाहिए। तो और कौन से कारक हैं? ऐसे कारक का चयन करना चाहिए जो एक तो बहुत महत्वपूर्ण हो, जिसकी मांग अधिक हो, जिसमें मजदूरी दरें अधिक लग रही हों तो उनको कम करने के उद्देश्य से, और जिसमें सुधार की संभावना अधिक हो। ये वो कारक हैं जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आर्थिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से? एक तो ऐसे कारक का चयन करना चाहिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, और क्या कारक हैं जो महत्वपूर्ण हो, जिसकी मांग अधिक हो, जिसमें मजदूरी दर अधिक हो तथा जिनमें सुधार की संभावना अधिक हो, ऐसे कार्यों का चयन करना चाहिए कार्य अध्ययन या वर्क स्टडी के लिए। दूसरा है आपका तकनीकी कारक यानी टेक्निकल फैक्टर्स। तो तकनीकी फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कार्य विधि अध्ययन हेतु या कार्य अध्ययन हेतु लगाए गए व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो भी व्यक्ति
उसमें लगाया जा रहा है। कार्य अध्ययन हेतु विधि हटा लीजिए, अभी कार्य अध्ययन की हम बात कर रहे हैं। तो कार्य अध्ययन हेतु लगाए गए व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए, एक तो जिसमें जटिलता हो, जो जटिल हो, ताकि उसका सरलीकरण किया जा सके। अगला है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी बार बार वो कार्य किया जा रहा हो। और अगला है विशिष्ट उपकरण एवं टूल्स या ऑटोमेशन की जहां पर आवश्यकता हो। तो इस तरीके के जो कार्य हों उनको तकनीकी कारकों के अंतर्गत हमको चयन करना चाहिए जॉब अध्ययन के लिए, वर्क स्टडी के लिए। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? एक तो तकनीकी रूप से जो दक्ष व्यक्ति है उसको हमको लगाना चाहिए वर्क स्टडी के लिए। और दूसरा किस कार्य का चयन करना चाहिए? जिसमें जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी हो, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन हो रहा हो, और विशिष्ट टूल एवं उपकरणों या फिर ऑटोमेशन की जिसमें आवश्यकता हो। तीसरा बात आ जाती है मानवीय कारक यानी ह्यूमन फैक्टर्स। तो किसी कार्य का चयन करते समय मानवीय संवेदनाओं तथा प्रतिक्रियाओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो मानव से संबंधित, वहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं या कार्मिक या कर्मचारी आप कह लीजिए, तो उनसे संबंधित जरूर हमको कोई भी जब हम कार्य का चयन करें तो उनकी मानवीय संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं को जरूर में ध्यान रखें। तो एक तो जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं वो हैं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ, कि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। वर्कलोड मतलब एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा यदि वर्कलोड होगा तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी या फिर उत्पादकता को प्रभावित करेगा। तो वर्कलोड बैलेंस होना चाहिए। तीसरा है आपका कौशल दक्षता यानी स्किल लेवल। और अगला है जॉब संतुष्टि, जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब कोई भी कार्य हो उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन यानी जॉब संतुष्टि जरूर होना चाहिए। तो ये वो कारक हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं जो जॉब आप हाथ में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखी जाएँ। यदि ये फैक्टर्स आ रहे हैं तो उस जॉब को हमको क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए वर्क स्टडी के लिए, जिसमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा यानी हेल्थ एंड सेफ्टी हो, वर्कलोड से संबंधित मुद्दा हो, कौशल दक्षता से संबंधित हो, और जॉब संतुष्टि या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो। अगला है कार्य अध्ययन के उपयोग यानी यूजेज ऑफ वर्क स्टडी, यानी कार्य अध्ययन के उपयोग क्या हैं, आखिर क्यों कार्य अध्ययन किया जा रहा है। तो वर्क स्टडी या उसी को हिंदी में कह रहे हैं कार्य अध्ययन के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं या निम्नांकित हैं। पहला एक तो उपयोग है दक्षता में वृद्धि करता है यानी इंप्रूविंग इफिशिएंसी। तो वर्क स्टडी के द्वारा अनावश्यक गतियों, देरियों एवं बाधाओं को दूर करके दक्षता में वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या है, दक्षता में वृद्धि करने के लिए। दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यानी एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। वर्क स्टडी के द्वारा आउटपुट में वृद्धि करके, आपको पता है प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जो कि चैप्टर 1 में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो वर्क स्टडी के द्वारा वो आउटपुट में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। तीसरा है लागत में कमी। इसमें रिड्यूसिंग कॉस्ट यानी उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि करके, जब हम उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, दक्षता में वृद्धि करेंगे, तो क्या होगा, समय, संसाधनों एवं पदार्थों को व्यर्थ जाने से रोक सकते हैं, और जिससे लागत में क्या होगा, कमी आती है। अगला हम चौथा पॉइंट है गुणवत्ता में वृद्धि यानी कि इम्प्रूविंग क्वालिटी। वर्क स्टडी के द्वारा गुणवत्ता कारकों की पहचान करके उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी को, वर्क स्टडी के द्वारा हम उन कारकों को यानी फैक्टर्स को पहचाने जो क्वालिटी इंप्रूव करते हों। उससे क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पांचवा है ट्रेनिंग एवं विकास यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो वर्क स्टडी का उपयोग कार्मिकों को ट्रेनिंग देने में दिया जा सकता है या किया जा सकता है, जिससे उनके कौशल यानी स्किल एवं ज्ञान यानी नॉलेज में वृद्धि होती है तथा उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। जब कौशल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा कार्मिक का, तो उत्पादकता में भी ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। जॉब डिजाइन से मतलब है वर्क स्टडी ऐसी जॉब डिजाइन में मदद करता है जो अधिक प्रभावी हो, अधिक दक्ष हो यानी इफिशिएंट हो, और संतुष्टि कारक हो यानी कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन देता हो कार्मिक को। तो ऐसी जॉब हमेशा डिजाइन में मदद करता है। वर्क स्टडी ऐसी जॉब डिजाइन में मदद करता है जो अधिक प्रभावी यानी इफेक्टिव हो, अधिक दक्ष यानी इफिशिएंट हो, और संतुष्टि कारक हो यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन देता हो। तो ये वो सारे कारक हैं जो आपने पढ़े हैं पूरे के पूरे किसमें, कार्य अध्ययन के उपयोग में। तो कार्य अध्ययन के ये उपयोग हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ, दक्षता में वृद्धि या इंप्रूविंग एफिशिएंसी, उत्पादकता में वृद्धि के लिए एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, लागत में कमी लाने के लिए रिड्यूसिंग कॉस्ट,
गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इम्प्रूविंग क्वालिटी, ट्रेनिंग एवं विकास के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और जॉब डिजाइन यानी कि जॉब डिजाइन, उसको इंग्लिश में ही आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। जॉब मतलब कार की डिजाइन, जो जॉब वो कर रहे हैं, जो कार कर रहे हैं उसकी डिजाइन या अभिकल्पन के लिए, इसको कार अभिकल्पन भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। अब बात आ जाती है, देखिए एक जो ऊपर ने पढ़े कार अध्ययन के उपयोग, तो वही कार अध्ययन के लाभ भी हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी। यदि परीक्षा में आपसे कार अध्ययन के उपयोग ना पूछ करके वो पूछ ले कार अध्ययन के लाभ क्या हैं, तो वही जो कार अध्ययन के उपयोग हैं वही लाभ हैं, तो वही मैंने फिर से लिख दिए हैं, एक बार रिपीट में जल्दी से कर देता हूँ। लाभ क्या क्या हैं? दक्षता में वृद्धि करता है यानी इंप्रूविंग इफिशिएंसी। इससे क्या होता है? दूसरा वर्क स्टडी उत्पादकता में वृद्धि होती है, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ लागत में कमी आती है, वेरी गुड। चौथा है आपका गुणवत्ता में वृद्धि होती है, वेरी गुड, इंप्रूविंग क्वालिटी। पांचवा है ट्रेनिंग एवं विकास, यानी एक ट्रेनिंग देने में मदद मिलती है, कैसी ट्रेनिंग देना चाहिए, किस तरीके से उनका विकास किया जाए, उनकी स्किल को विकसित किया जाए जो वहाँ एम्प्लॉय कार्यरत हैं, और जॉब डिजाइन में सहायता मिलती है। ये इसके लाभ हैं। तो चाहे उपयोग पूछे, यूजेस पूछे, चाहे वो पूछे लाभ, एडवांटेजेस, तो दोनों में वही चीज़ आपको लिख देनी है। अगला है, देखिए ये भी दोनों एक कार अध्ययन की सीमाएं, ये आपकी लिमिटेशंस लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन वही अलाभ भी हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कार अध्ययन के अलाभ या डिसएडवांटेजेस बताइए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वही लिमिटेशंस ही एक तरीके से मान के चलिए अलाभ हो गए। तो वर्क स्टडी या कार अध्ययन की सीमाएं या लिमिटेशंस निम्नवत हैं। एक तो पहला है जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी। वर्क स्टडी में डेटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और उसका ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण करना एक जटिल प्रक्रिया है। तो एक इसका अलाभ या लिमिटेशन क्या होगा? जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगला है सीमित कार्य क्षेत्र। सीमित कार्य क्षेत्र मतलब लिमिटेड स्कोप। वर्क स्टडी का जो स्कोप या कार्य क्षेत्र है वो सीमित है, तथा इसका जो मुख्य फोकस रहता है वो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी एवं दक्षता यानी इफिशिएंसी को बढ़ाने पर या उसकी वृद्धि पर रहता है। तो इसका जो स्कोप है या कार्य क्षेत्र है वो लिमिटेड है, सिर्फ उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी या इफिशिएंसी या फिर क्वालिटी बढ़ाने पर ही मेन फोकस इसको रहता है। तो ये इसका दूसरा एक लिमिटेशन है। तीसरा है अधिक समय लेना यानी टाइम कंज्यूमिंग। आपको पता है वर्क स्टडी में डेटा एकत्रित करने, उसका विश्लेषण एवं प्रेक्षण में काफ़ी समय लगता है, तो ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चौथा है आपका लागत की बात आती है, तो वर्क स्टडी के निष्कर्षों को, मान लीजिए वर्क स्टडी किया, उससे कुछ कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकल के आए, तो उनको निष्कर्षों को लागू करने पर यदि उपकरणों, टूल्स एवं तकनीकों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो फिर लागत बहुत अधिक हो जाती है। यानी निष्कर्षों में, कंक्लूजन में कहा जाए कि ये आप उपकरण नए लगाइए, ये टूल बदल दीजिए, ये तकनीक का प्रयोग करिए, तो कई बार परिवर्तन जब बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो उससे लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा है आपका परिवर्तनों का विरोध यानी रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ कार्मिक क्या करते हैं, जब उनके कार्यों का वर्क स्टडी कर रहे हैं, तो यानी वो जो कार्य कर रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अनावश्यक गतियां कौन सी हैं, टाइम स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ कार्मिक क्या करते हैं? परिवर्तनों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, इसलिए उनको फिर बाद में समझाना पड़ता है कि देखिए ये जो वर्क स्टडी की जा रही है आपके भले के लिए की जा रही है, इसमें आपका भी योगदान होगा, आपके कार्य का सरलीकरण होगा, इसलिए की जा रही है। तो फिर उनकी चिंता तनाव दूर होती है। नहीं वो सामान्यता आप सीधे उनको नापने लगेंगे, हर चीज़ का वो मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? तनाव महसूस करते हैं और वो फिर क्या करते हैं? विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये परिवर्तन जो चेंजेस किए जा रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं। अगला है मानवीय पहलुओं की कमी यानी लैक ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि इसका जो मुख्य फोकस है वर्क स्टडी का उत्पादकता एवं दक्षता वृद्धि में होता है। तो मानवीय पहलू जो होते हैं जैसे थकान के बारे में, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस हो गया, जॉब संतुष्टि पर ये ज़्यादा विचार नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स को हम कह सकते हैं, ज़्यादा इसमें मुख्य फोकस नहीं रहता है। मुख्य फोकस किस पे रहता है? उत्पादकता बढ़ाने में, दक्षता बढ़ाने में। सातवां है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन जो संपादित करने वाला व्यक्ति होता है उसके आधार पर वो जो परिणाम है या निष्कर्ष हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वर्क स्टडी संपादित करने वाले व्यक्ति के आधार पर परिणाम में भिन्नता हो सकती है। यानी एक व्यक्ति ने वर्क स्टडी किया, कुछ रिजल्ट दिए, यदि दूसरा व्यक्ति उसको वर्क स्टडी करके रिजल्ट देगा तो हो सकता है दोनों में असमानता या भिन्नता हो। तो ये सब्जेक्टिविटी एक इश्यू इसमें कहीं ना कहीं आता है।
तो ये आपने सातों पॉइंट्स पढ़े। सातों पॉइंट्स बच्चों कौन से हैं आपने देखे, सातों के सातों जो पॉइंट थे वो थे सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी की बात कर रहे थे। पहला डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा सीमित कार्य क्षेत्र यानी लिमिटेड स्कोप। तीसरा समय अधिक लेना यानी टाइम कंज्यूमिंग। चौथा कॉस्ट, लागत अधिक हो जाती है। परिवर्तनों का विरोध यानी रेजिस्टेंस टू चेंज। मानवीय पहलुओं की कमी यानी लैक ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। और सब्जेक्टिविटी। ये 7 टोटल पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। अगला है आपका कार्य विधि अध्ययन एवं कार्य मापन में अंतर संबंध। तो कार्य विधि अध्ययन शॉर्ट में ऊपर देखा था, 2 प्रमुख तकनीकें हैं दोनों कार्य अध्ययन की, कार्य विधि अध्ययन, दूसरा कार्य मापन यानी इंटर रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे कि कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी एवं कार्य मापन यानी वर्क मेजरमेंट कार्य अध्ययन की 2 प्रमुख तकनीकें हैं जिनका प्रयोग किसी उद्योग में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, दक्षता यानी एफिशिएंसी एवं गुणवत्ता यानी क्वालिटी में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये जो चित्र है ये फिर से सामने आ जाएगा। देखिए वर्क स्टडी कार्य अध्ययन मेथड स्टडी और ये वर्क मेजरमेंट कार्य मापन, यही 2 प्रमुख तकनीकें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और जो आपका है इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। अब ये देखिए कार्य विधि अध्ययन में आपस में क्या संबंध है। कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी एवं कार्य मापन वर्क मेजरमेंट के अंतर संबंधों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है दोनों के संबंधों को समझने के लिए, जो मेथड स्टडी होता है यानी कार्य विधि अध्ययन होता है वो कार्य मापन यानी कि वर्क मेजरमेंट का आधार है। आधार इसलिए है कि जब आप सर्वोत्तम कार्य विधि को ज्ञात कर लेंगे तभी तो फिर आप मानक समय को ज्ञात करेंगे। तो इसलिए कार्य विधि अध्ययन या मेथड स्टडी कार्य मापन यानी वर्क मेजरमेंट का आधार होता है, यानी सर्वोत्तम कार्य विधि को ज्ञात करके ही कार्य करने के मानक समय को फिर ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला दोनों में ये अंतर संबंध हो गया। दूसरा है कार्य मापन वर्क मेजरमेंट जो होता है इसके द्वारा कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी जो होता है उसकी कमियों के संबंध में फीडबैक दिया जा सकता है। यानी आपने पहले मेथड स्टडी की, फिर जब आप कार्य मापन यानी वर्क मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ कमियां परिलक्षित होती हैं, तो उनको फीडबैक के रूप में दिया जा सकता है कि देखिए जब हम वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें ये मेथड स्टडी में कमी आ रही है तो इनको और दूर कर लीजिए। तो इससे क्या होता है मेथड स्टडी की कमियों के संबंध में फीडबैक दे करके हम उन जो त्रुटियां हैं या कमियां हैं उनको सुधारा भी जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर संबंध है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी एवं कार्य मापन यानी वर्क मेजरमेंट दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं तथा किसी भी इंडस्ट्री में सुधार के लिए दोनों क्या हैं, नितांत आवश्यक हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों में क्या हो गया आपका अंतर संबंध या इंटर रिलेशन हो गया, किसमें, मेथड स्टडी में और वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी में। अगला है बच्चों कार्य अध्ययन के मानवीय पहलू यानी ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी या उसी को कार्य अध्ययन हिंदी में कहते हैं, इसके कुछ प्रमुख मानवीय पक्ष निम्नांकित। तो मानवीय पक्ष जो वहाँ पे मानव यानी व्यक्ति या जो कर्मचारी, श्रमिक या कार्मिक जिनको कहते हैं वो जो कार्य कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट या उनके पक्ष हैं जो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो एक तो जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो है जॉब संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फैक्शन। तो वर्क स्टडी के कारण कार्मिकों को लगता है कि उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे उनके अंदर तनाव व संतुष्टि का भाव पैदा होता है। अतः कार्मिकों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि ये आपके फायदे के लिए है। तो उनको वर्क स्टडी के फायदे बताए जाने चाहिए जिससे उनमें जॉब संतुष्टि का भाव पैदा हो कि हाँ भाई ये जो हो रहा है वर्क स्टडी ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है, हमको इससे सुविधा मिलेगी, कार्य का सरलीकरण होगा और हमारा जो इफिशिएंसी है उसमें वृद्धि होगी। तो वो क्या करेंगे फिर उनको संतुष्टि का भाव उनके अंदर पैदा होगा। तो जॉब संतुष्टि या जॉब सेटिस्फैक्शन इस पहला जो है महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा यानी हेल्थ एंड सेफ्टी। तो वर्क स्टडी के अंतर्गत कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि स्वस्थ होंगे वहाँ जो कर्मचारी हैं, सुरक्षित होंगे, सुरक्षा का भाव होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होगी, उनकी दक्षता में भी वृद्धि होगी।
तीसरा है कर्मचारी जुड़ाव यानी एम्प्लॉय एंगेजमेंट। वर्क स्टडी में कर्मचारी सहभागिता सुनिश्चित करने से कर्मचारी स्वयं का जुड़ाव महसूस करते हैं तथा अपना 100% योगदान देते हैं। जब कर्मचारी स्वयं को अपना जुड़ाव महसूस करेगा, उसको लगेगा कि नहीं, ये जो संगठन में काम हो रहा है ये काम मेरा खुद का है और इससे मुझे भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा, तो वो क्या करता है, एक जुड़ाव महसूस होता है और मन लगा के काम करता है और अपना 100% योगदान देता है। तो कर्मचारी जुड़ाव या एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ही जरूरी इसमें पक्ष है। अगला है संगठन की संस्कृति, कार्य संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। वर्क स्टडी किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकता है, यानी वहाँ के वर्क कल्चर को प्रभावित कर सकता है। अतः सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि किसी भी प्रक्रिया या परिवर्तन का, कोई भी प्रक्रिया अपना रहे हैं या कोई चेंजेस या परिवर्तन कर रहे हैं तो संगठन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। यदि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा होगा, और वर्क कल्चर जब अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पर उसका असर दिखाई देता है। वहीं अगर नकारात्मक यानी नेगेटिव वर्क कल्चर है, नकारात्मक संस्कृति है, तो डर और भय का माहौल बनता है और कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता पर देखने को मिलता है। पांचवा है आपका संचार, जिसे अंग्रेजी में हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्क स्टडी में श्रमिकों, सुपरवाइजर और जो प्रबंधकों के बीच में प्रभावी संचार को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए कि श्रमिक अपनी बात सुपरवाइजर को बता सकें, सुपरवाइजर अपनी बात प्रबंधकों यानी मैनेजर्स या मैनेजमेंट को बता सकें। तो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं होना चाहिए। अगर तो उससे क्या होगा, जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, आपकी बात सही जगह पहुंचेगी, तो उससे सभी को ये महसूस होगा कि हम सब संगठन की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं। मतलब हम एक ही पहलू के, सब एक ही संगठन के पार्ट हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारी है और मिलकर हमें काम करना है ताकि संगठन के यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है या इंडस्ट्री जो है उसके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। छठा है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। वर्क स्टडी में प्रोत्साहन योजनाओं इत्यादि को भी सम्मिलित करना चाहिए, जो इंसेंटिव्स स्कीम जिसको कहते हैं कि आपको वेतन में वृद्धि मिलेगी, आपको अलग से पैसा दिया जाएगा, आपको प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, आपको ये रिकॉग्निशन मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि कार्मिकों को प्रेरणा मिलती रहती है, वो लगातार मन लगा करके काम करते हैं जब उनको मोटिवेशन या प्रेरणा मिलती है। सातवां पक्ष है ट्रेनिंग एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वर्क स्टडी में कार्मिकों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान होना चाहिए जिससे उनके कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि हो तथा उत्पादकता में वृद्धि हो। जब किसी भी कर्मचारी या कार्मिक का स्किल, कौशल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में परिलक्षित होगा। आठवां है जॉब डिजाइन, यानी कि जॉब डिजाइन को हम कर सकते हैं कार्य अभिकल्पन। तो वर्क स्टडी में जॉब डिजाइन का प्रावधान होना चाहिए जिससे कार्य अधिक प्रभावी यानी इफेक्टिव हो, अधिक दक्ष यानी मोर इफिशियंट हो और संतुष्टि कारक हो यानी जॉब सेटिस्फेक्शन की भावना उसमें उत्पन्न हो। इस तरीके की जॉब डिजाइन होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये 8 पॉइंट्स आपने देखे जो कि क्या है, ह्यूमन एस्पेक्ट को प्रदर्शित करते हैं वर्क स्टडी में। अगला है उत्पादकता वृद्धि में कार्य अध्ययन की भूमिका, यानी रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। कह रहे हैं कि इसमें जो हेडिंग है उसमें कह रहे हैं कि उत्पादकता वृद्धि में या उसको इम्प्रूव करने में वर्क स्टडी का क्या योगदान है, क्या भूमिका है। तो वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन के द्वारा निम्नांकित तरीकों से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। हमको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताना है कि वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन करके इस तरीके से हम उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में वृद्धि कर सकते हैं। पहला है वर्क स्टडी के द्वारा वर्कलोड को कम करके यानी रिड्यूसिंग वर्कलोड, प्रत्येक कार्मिक पर पड़ने वाले भार को बैलेंस करके या फिर ऑटोमेशन के द्वारा हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा होता है कार्मिकों के कौशल में वृद्धि करके एनहेंसिंग एम्प्लॉय स्किल। तो अभी हमने ऊपर अभी कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि यदि कार्मिकों की स्किल यानी कि कौशल और उनका नॉलेज यानी ज्ञान बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरा है बाधाओं की पहचान करके यानी आइडेंटिफाइंग बॉटलनेक्स। जो भी बाधाएं आ रही हैं, यदि हम उन बाधाओं की पहचान कर लें कि ये रुकावटें या बाधाएं हैं, बॉटलनेक्स मतलब होता है बाधाएं या रुकावट जो इंडस्ट्री में आती हैं, तो एक जनरल टर्म है जो प्रयोग किया जाता है। उनकी पहचान कर लें और फिर उनको दूर कर लें तो अल्टीमेटली उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो बाधाओं की पहचान करके तथा उनको दूर करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। चौथा है अनावश्यक गतियों को दूर करके एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स। तो हम ऐसा वो मोशन स्टडी में हम करते हैं जो कि वर्क स्टडी का ही एक पार्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। तो अनावश्यक गतियों को हम यदि पहचान करके उनको दूर कर दें तो उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। प्रतीक्षा समय को कम करके, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। तो प्रतीक्षा समय को कम करके भी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
अगला है छठा पॉइंट है डाउन टाइम को कम करके, रिड्यूसिंग डाउन टाइम। अब ये डाउन टाइम होता क्या? डाउन टाइम होता है इंडस्ट्री में जितनी देर उत्पादन बंद रहता है उसको कहते हैं डाउन टाइम। तो डाउन टाइम को कम करके उत्पादकता को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सातवां है संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, इंप्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। संसाधनों का बेहतर उपयोग यदि हम करते हैं तो आपको पता है प्रोडक्टिविटी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम सीमित संसाधन में भी यदि हम आउटपुट को बढ़ाएं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में वृद्धि देखने को मिलेगी। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजिंग, कार्यों का मानकीकरण करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और नौवां है आपका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण देकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि प्रशिक्षण से उनका कौशल बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है, और उनकी जो संबंधित चीज़ में यदि हम ट्रेनिंग देंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? कर्मचारी दक्ष बनेगा और कहीं ना कहीं उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा। तो इस तरीके से बच्चों जो भी टॉपिक्स इसमें हो सकते थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे बताया कि ये दूसरा चैप्टर, उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा जो चैप्टर सिलेबस में है वो वर्क स्टडी के अंतर्गत ही, जैसे एक मेथड स्टडी का हो गया, एक मोशन स्टडी का, एक टाइम स्टडी का। तो इस तरीके से चैप्टर्स हैं। तो वो जब आप इसको समझ लेंगे मेन कोर कॉन्सेप्ट को, तो आगे के तो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से उसका साइंटिफिक स्टडी उसमें की जाती है, कैसे उसमें जो मेथड्स हैं वो अच्छे विकसित किए जाते हैं, कैसे टाइम उसको मेजरमेंट किया जाता है, टाइम स्टडी किया जाता है, बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स देखने को मिलेंगी। तो वो सारा हम आगे लगातार पढ़ते रहेंगे। नोट्स जरूर बनाते चलिए, साथ ही साथ में अपना समय नष्ट मत करिए। यही नोट्स आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में और बहुत अच्छे अंक लाने में और आपको ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान को बढ़ाने में आपके काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का दिन शुभ हो।